हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट में। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को, वाक्यों का रूप परिवर्तन। बहुत ही ध्यान से समझने वाले माय फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको सेंटेंसेस के टॉपिक में, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी सेंटेंसेस के टॉपिक्स को नहीं देखे हैं, लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, पूरे के पूरे वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर रिवाइज कर लें, उन्हें देख लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और आई होप अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम की तो बात ही छोड़िए। मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि बोर्ड एग्जाम ये सब धुआं है आपके लिए, ठीक है। इन फ्यूचर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन सेंटेंसेस से रिलेटेड गलत नहीं होने वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड गलत नहीं होने वाला, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड गलत नहीं होने वाला। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देख लें। विजिट कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर आपको लोगो दिखा होगा वही लोगो पर क्लिक करिए, 2 बार प्रेस करिए, आपको पूरा का पूरा चैनल भी ओपन हो जाएगा। होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट सब कुछ वहाँ पर बने हुए हैं, ठीक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को। डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते किसे हैं, यहाँ पर समझते हैं। वाक्यों के अर्थ को बिना बदले उनकी व्याकरणीय यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना, वाक्यों के अर्थ को बिना बदले उनकी व्याकरणीय संरचना को परिवर्तित करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, इसे आप डेफिनेशन कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। ठीक, वह खूबसूरत है, वह सुंदर है। अब देखिए, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसे हम क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तब तो हमारा अर्थ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? सी इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या निकला? सी इज ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है। और इसका मीनिंग क्या हुआ? सी इज नॉट ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर नहीं है। ये तो अर्थ कंप्लीटली चेंज हो गया, जबकि अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का? वाक्य के अर्थ को बिना बदले, ठीक, उनकी व्याकरणीय संरचना को परिवर्तित करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पर व्याकरणीय संरचना भी चेंज हुई, लेकिन साथ ही साथ अर्थ भी चेंज हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर गलत बनाया है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है? सी इज नॉट अगली, अगली माने बदसूरत। तो सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। सी इज नॉट अगली, वह बदसूरत नहीं है। तो बदसूरत नहीं है इसका मतलब खूबसूरत ही है, यानी अर्थ बदला नहीं बदला। तो इसी प्रकार हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सेंटेंसेस का। तो डिफरेंस सबसे पहले हम समझेंगे रिमूवल ऑफ टू, TOO, जो कि हमारा एक एडवर्ब है। तो ये बहुत अच्छे से समझते हैं। बट फ्रेंड्स, रूल्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एडवर्ब टू, ठीक है, TOO, जिसका मतलब होता है यानी इसका अर्थ होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी उचित सीमा से अधिक। और जब कोई चीज उचित सीमा से अधिक हो जाती है तो विपरीत प्रभाव डालने लगती है। देखिए यहाँ पर, और यदि कोई चीज उचित सीमा से अधिक होती है तो वह विपरीत प्रभाव डालने लगती है। यदि इसी तरह पॉजिटिव वाक्य में TOO यानी एडवर्ब टू का प्रयोग होता है तो वह वाक्य प्राय नेगेटिव अर्थ देने लगता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रिमूवल टू यानी वहां से टू को हटा दीजिए, ठीक है। टू का प्रयोग है तो वह वाक्य प्राय नेगेटिव अर्थ देने लगता है। इसलिए ऐसे वाक्यों के ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू यानी टू को हटाया जाता है, अथवा चेंज द सिंपल यानी चेंज द सेंटेंसेस, जो नेगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं एक से दूसरे में। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आइए समझ लेते हैं अपने रूल ऑफ फर्स्ट को। दोस्तों, आइए समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल ऑफ फर्स्ट को बहुत ही डिटेल्ड। देखिए यहाँ पर रूल ऑफ फर्स्ट, यदि वाक्य में टू का प्रयोग है, TOO, ठीक है, टू का प्रयोग है और साथ ही इन्फिनेटिव का भी प्रयोग है और वाक्य पॉजिटिव है, तो टू यानी TOO को हटाने के लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि टू के स्थान पर जो हमारा टू है, अगर टू को हटाएंगे तो उसी के स्थान पर टू को हटाकर हम, ठीक है, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। और फिर वाक्य में जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसको लिखते हैं, या फिर जो हमारा पार्टिसिपल होता है उसको रखकर दैट लगाते हैं। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट होता है, अगर किसी का नाम है तो उसके पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पर रखेंगे, अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट लिखकर फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर अन्य शब्दों के लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दैट लगाकर सब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन्फिनेटिव में टू हटाकर, ये जो इन्फिनेटिव है इसकी टू को हटा देंगे, ठीक है, और टू हटाकर
कैन या कुड का प्रयोग करके और नॉट बढ़ाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य शब्द लिखे जाते हैं। डिफरेंस ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आइए हम इन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज टू पुअर, यानी ही इज वह है, टू मतलब होता है भैया अत्यधिक, ठीक अत्यधिक, तो ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, वह अत्यधिक गरीब है मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे मेरी मदद करने के लिए अत्यधिक गरीब है। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि पहले ही लिखिए फिर इज लिख दीजिए। अब टू को हटाएंगे तो टू को हटा दिए तो यहाँ पर तुरंत सो लिख दीजिए, फिर एडजेक्टिव को यहाँ पर लिखिए, यानी ही इज सो पुअर, ठीक है। टू को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर देखिए दैट लगाएंगे, यानी ही इज सो पुअर दैट। अब देखिए इधर है हमारा एक क्लास हो गया, अब इधर हमें एक क्लास इधर भी बनाना है तो सब्जेक्ट इधर भी लिखा जाएगा यानी ही, तो ही इज सो पुअर दैट ही। अब देखिए यहाँ पर हमें कुड और कैन और कुड का प्रयोग करना है और प्लस नॉट, यानी देखिए कैन का प्रयोग कब करेंगे, कुड का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा इधर वाला क्लास अगर हमारा प्रेजेंट में है तब तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, अगर ये हमारा वाज हो जाता तो हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करते, यानी ही इज सो पुअर दैट ही अब कैन नॉट हेल्प मी लिख दीजिए ऐसे। अब ये था आपका सिंपल सेंटेंस, लेकिन अब ये आपका बन चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि ही कैन नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकता। अब आप कह रहे हैं कि चेंज हो रहा है यहाँ पर मीनिंग, कैसे चेंज हो रहा है भैया, देखिए यहाँ पर ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने के लिए अत्यधिक गरीब है, ठीक, तो वह इतना गरीब है कि मेरी मदद नहीं कर सकता, यानी मीनिंग नहीं चेंज हुआ लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया है। क्लियर। यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस है शी इज टू टायर्ड टू स्लीप, यानी वह अत्यधिक थकी हुई है टू स्लीप यानी सोने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले हमें इसमें चेंज क्या क्या करना है। पहला नंबर तो हमें टू को हटाना है, तो उससे पहले ऐसे लिख दीजिए सी इज, टू को हटाया सो लिखा। अब देखिए एडजेक्टिव को लिख देना है, फिर एडजेक्टिव लिखने के बाद हमें दैट का प्रयोग करना है अपनी तरफ से, देखिए ध्यान रखिएगा, और इसे टू को हटा देना है और यहाँ से जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर हमें कैन या कुड का प्रयोग करना है, तो क्योंकि यहाँ पर इज है इसलिए हम कैन का प्रयोग करेंगे, यानी सी कैन, और प्लस नॉट भी लगा देना है क्योंकि हमने टू को हटा दिया है, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव हो जाएगा उधर वाला सेंटेंस, यानी सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट। अब सिर्फ मीनिंग क्या निकला, सी इज सो टायर्ड, वह इतना थकी है कि सी कैन नॉट, सिर्फ वह सो नहीं सकती है। तो डिफरेंस सो का मतलब यहाँ पर होता है इतना, दैट का मतलब होता है कि, ठीक है, और टू का मतलब होता है अत्यधिक, और अत्यधिक कोई चीज होती है तो विपरीत प्रभाव डालने लगती है, अर्थात सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल। आइए थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं कि जब हम कुड कब लगाते हैं, ठीक है, यानी हमारा पास्ट टेंस अगर आगे हो जाए तो क्या हम कुड का प्रयोग करेंगे, आइए समझते हैं। डिफरेंस रूल नंबर फर्स्ट का देखिए थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर देखिए दीक्षा वाज टू डल, यानी दीक्षा अत्यधिक डल थी, अत्यधिक मंद बुद्धि थी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पोयम, यानी कविता को समझने के लिए दीक्षा अत्यधिक मंद थी, ठीक है, मंद बुद्धि थी। अब माय फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें टू को देखना है कि टू को हटाना, तो हमें टू के पहले वाले शब्द को लिख देना है ऐसे, दीक्षा वाज, टू को हटाया सो लिखा यहाँ पर, फिर डल हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पर डल को लिखा। अब ये टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर टी डबल ओ नहीं है, टी वो है टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये हमारा इन्फिनिटिव है, तो यहाँ से टू को देते हैं हटा, लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर दीक्षा, दीक्षा का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैन या कुड, देखते हैं यहाँ पर वाज है, और जब वाज है तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड होगा, क्योंकि पहला उपवाक हमारा अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा, यानी सी कुड। अब अंडरस्टैंड द पोएम, द पोएम, मीनिंग क्या निकला इसका, दीक्षा वाज सो डल, दीक्षा इतनी डल थी कि ठीक शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द पोएम, वो पोएम यानी कविता नहीं समझ सकी। तो डिफरेंस
ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला आपका? कॉन्सेप्ट ये निकला कि हम टू को हटाएंगे, यहाँ पर सो लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव जो है हमारा उसको लिखकर दैट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ जो हमारा इन्फिनिटिव है उसमें से टू हटा देंगे, फिर दैट हमने लिखा ही, और इधर जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसका पर्सनल प्रोनाउन लिखकर कैन या कुड नॉट का प्रयोग करके फिर हम बचे हुए बॉक्स को ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। और टू को सो में कन्वर्ट करेंगे, ये भी पता चल गया। हाँ, ये भी क्लियर हो गया हमारा कि अगर यहाँ पर हमारा वाज रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर इज रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा। आइए देख लेते हैं रोल नंबर सेकंड को। माय फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, यानी हमें टू को हटाना है, ठीक है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हमारा रोल नंबर सेकंड है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट है, देखिए यहाँ पर इट है, तब दैट के बाद वन या वी को सब्जेक्ट बनाकर रखा जाता है। ये करते हैं इसे ट्रांसफॉर्म। डिफरेंस के सेंटेंस हमारा दिया हुआ है सिंपल में, अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए इट इज नेवर टू लेट, ठीक, यह अत्यधिक लेट नहीं है टू मेंड इट, इसे सुधारने के लिए, ठीक, यानी इसे सुधारने के लिए यह अत्यधिक देर नहीं है। अभी तक यहाँ हम देखते थे कि ही शी इट या किसी का नाम होता था, तो यहाँ पर अभी हम उसके पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते थे दैट के उस पार, लेकिन अब हम दैट के इधर, ठीक है, वन या फिर वी का प्रयोग करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड? जैसे देखिए इट इज नेवर, टू को हटाएंगे तो यहाँ पर सो हो जाएगा, यानी सो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? लेट। अब इतना लिखा, अब यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। यहाँ से टू को यानी इन्फिनिटिव को हटा देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे? वन या वी सब्जेक्ट के रूप में, तो वन लिखते हैं यहाँ पर। अब टू को हटाएंगे, लेकिन वन के बाद हम क्या कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो कैन नॉट, देखिए यहाँ पर इज है इसलिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब मेंड यहाँ पर लगाया इट, यानी इट इज नेवर सो लेट, यह अत्यधिक लेट नहीं है, यह इतना देर नहीं है कि वन यानी कोई व्यक्ति या व्यक्ति सुधार नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस है इट इज टू डार्क टू सी द वे, इट इज टू डार्क यानी अत्यधिक अंधेरा है, टू सी यानी देखने के लिए, द वे यानी रास्ता देखने के लिए अत्यधिक अंधेरा है। तो यहाँ पर हमने लिखा इट, यहाँ पर लिखा इज, यहाँ पर टू को हटाया सो लिखा, यहाँ पर लिखा एडजेक्टिव डार्क, यहाँ पर लगाया हमने दैट। सब्जेक्ट के रूप में दैट के बाद केवल हम वन या फिर वी को लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने वन का प्रयोग किया, यहाँ पर हम वी का प्रयोग कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इज है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे और कैन के बाद नॉट भी लगा देंगे, यानी वी कैन नॉट। अब टू को हटाएंगे यहाँ से, सी द वे, यानी इट इज सो डार्क दैट, इतना अंधेरा है कि वी कैन नॉट सी द वे, हम रास्ता नहीं देख सकते। अगर यही हमारा इच के जगह वाज हो जाता, ठीक, तो हम यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग कर देते, राइट? एनी कंफ्यूजन? तो रूल नंबर सेकंड क्या है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट देखिए इट है, तब दैट के बाद वाला यानी जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा वन हो या वी, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि अगर इज रहेगा तब तो यहाँ पर कैन नॉट, ठीक, अगर वाज रहेगा तो कुड नॉट, राइट माय फ्रेंड्स? आइए देख लेते हैं रूल नंबर थर्ड को। डिफरेंस रूल नंबर थर्ड को यहाँ पर समझते हैं। देखिए यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव पदार्थ है, जैसे देखिए द मूव, ठीक है, निर्जीव है, द रिंग यानी अंगूठी निर्जीव है। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव पदार्थ है तो वहां दैट के बाद, ठीक है, जहां पर हम दैट लिखते हैं उसके बाद इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, यानी इट का प्रयोग करके फिर कैन नॉट बी या फिर कुड नॉट बी का प्रयोग करके इन्फिनिटिव जो हमारा है टू ब्रेक, इसे हम ब्रोकन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल कर रखते हैं। आइए करते हैं इसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज। ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अब देखिए यहाँ पर टू को हमें पकड़ना है, टू के पहले वाले को जैसा है वैसे लिख दीजिए, टू को हटा देना है, यहाँ पर सो लिखना है, फिर हमें लिखना है हार्ट जो कि हमारा क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो द रूप है भैया ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, टू हमारा एडवर्ब है, ये हार्ड हमारा एडजेक्टिव है, टू ब्रेक हमारा इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो सेंटेंस में कौन सी चीज क्या है आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए
द रूफ इज टू हार्ड टू ब्रेक, यानी जो छत है वो अत्यधिक कठिन यानी अत्यधिक कठोर है तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर द रूफ इज सो हार्ड, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट, सब्जेक्ट अपनी तरफ से इट लिखेंगे। अब चूंकि ये हमारा निर्जीव है इसलिए कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस इधर वाला प्रेजेंट में है तो कैन नॉट बी लगाएंगे, यानी यहाँ पर कैन नॉट बी लगा दीजिए, कैन नॉट बी। अब टू ब्रेक, इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे भैया, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल कर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोकन, तो हट जाएगा, ठीक है। यानी द रोप इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। मीनिंग क्या निकला, द रोप इज सो हार्ड, यानी छत इतना कठोर है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी छत तोड़ने के लिए अत्यधिक कठोर है, या छत को तोड़ा नहीं जा सकता, बात तो एक ही हुई ना। यहाँ पर देखिए द रिंग इज टू कॉस्टली टू बाय, यानी द रिंग अंगूठी इज यानी है, टू कॉस्टली यानी अत्यधिक महंगी, टू बाय यानी खरीदने के लिए। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया इंफिनिटिव। टू के स्थान पर हमें सो का प्रयोग करना है, और इससे पहले वाले जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें हमें ऐसे लिख देना है, यानी द रिंग इज सो। यहाँ पर लिखेंगे हम अपने एडजेक्टिव को, कॉस्टली। एडजेक्टिव लिखने के बाद हमें दैट लगाना है। अब चूंकि हमारा इधर जो सब्जेक्ट है इट इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे, दैट इट। अब यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग है, तो हम कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे, नॉट बी। अब टू को हटाएंगे और बाय हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, यानी बॉट हो जाएगा। अब देखिए द रिंग इज सो कॉस्टली, यानी अंगूठी इतनी महंगी है कि इट कैन नॉट बी बॉट, या खरीदी नहीं जा सकती। तो मेरे फ्रेंड्स ये था आपका रूल नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य इसका काम था ये था कि यहाँ पर अभी तक सब्जेक्ट आपको सजीव मिलता था, किसी का नाम मिलता था, ठीक है। तब यहाँ पर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते थे सब्जेक्ट के यानी दैट के इस बार। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर निर्जीव है तब दैट के बाद हम इट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ हम कैन नॉट बी, कुड नॉट बी का प्रयोग करेंगे। अब अभी तक बी नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही निर्जीव हुआ कैन नॉट बी, कुड नॉट बी का प्रयोग हुआ। अब जब बी लग गया तो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर? आई होप बहुत तेजी से आप लोग समझ चुके होंगे। आइए समझते हैं रूल नंबर 4 डिफरेंस। रूल नंबर 4 यहाँ पर देखिए, यदि वाक्य में इंफिनिटिव को पैसिव वॉइस में दिया गया है तो दैट के बाद उचित कंजंक्शन रखकर कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस, पहली बात इन्फिनिटिव होता क्या है समझ लेते हैं। इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म होता है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो टू, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रहा है, देखिए टू बी लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, यानी ये क्या हुआ आपका इन्फिनिटिव है और ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में टू बी लर्न्ड, यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये भी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। क्लियर? तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि इन्फिनिटिव, ठीक है, का एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होता है और पैसिव वॉइस का फॉर्म क्या होता है। अब ये फ्रेंड्स रूल को हम लोग फिर से एक बार समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में दिया गया है, हाँ ये दिया गया है, ठीक, तो दैट के बाद उचित कंजंक्शन रखकर कैन नॉट बी और कुड नॉट बी का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ स्पेशल नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं, सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। द वाटर इज टू इम्प्योर, यानी जो पानी है, पानी अत्यधिक इम्प्योर यानी अशुद्ध है, टू बी ड्रंक, पिए जाने के लिए, पानी पिए जाने के लिए अत्यधिक अशुद्ध है, यानी इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी द वाटर इज, टू को सो में बदल दिया। एडजेक्टिव हमारा इम्प्योर है, यहाँ पर लिखेंगे इम्प्योर, फिर दैट लिखा, अपनी तरफ से सब्जेक्ट इट लगाया, ठीक है, दैट इट। अब देखिए यहाँ पर इज है यानी कैन लगेगा और नॉट भी लगेगा और बी भी लगेगा, यानी कैन नॉट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, कैन नॉट बी ड्रंक। क्लियर? यानी द वाटर इज, पानी है, सो इम्प्योर दैट, इतना अशुद्ध कि इट कैन नॉट बी ड्रंक,
ठीक, यह पिया नहीं जा सकता। पानी इतना अशुद्ध है कि यह पिया नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है, सिंपल में हमारा कॉम्प्लेक्स बनाना है। द लैंग्वेज वाज टू डिफिकल्ट, यानी जो भाषा है अत्यधिक डिफिकल्ट थी, वाज लगा हुआ है, अत्यधिक डिफिकल्ट थी टू बी लर्न, सीखे जाने के लिए। ठीक, सीखने के लिए अत्यधिक डिफिकल्ट थी। अब यहाँ पर देखिए टू के पहले वाले पार्ट को हम लिख देंगे, यानी द लैंग्वेज वाज, टू को हटाएंगे सो लिखेंगे, सो के बाद लिखेंगे एडजेक्टिव हमारा क्या है, डिफिकल्ट, यानी द लैंग्वेज वाज सो डिफिकल्ट। यहाँ पर लिखेंगे हम दैट, दैट के बाद अपनी तरफ से इट लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर देखिए वाज है, यानी कुड हो जाएगा हमारा, कुड नॉट और बी। अब लर्न्ड, यानी द लैंग्वेज वाज सो डिफिकल्ट, यानी भाषा इतना कठिन थी कि इट कुड नॉट बी लर्न्ड, ठीक, सीखा नहीं जा सकता था। भाषा इतनी कठिन थी कि इसे सीखा नहीं जा सकता था। क्लियर? यहाँ पर भैया हम टू को हमेशा हटा देते हैं, यहाँ पर भी हटा दे रहे हैं टू को, ठीक है। और यहाँ पर एडवर्ब टू को हटाते हैं तो सो लगाते हैं। तो डिफरेंस इट वाज आवर रूल नंबर 4। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए फिफ्थ रूल को समझते हैं। माय फ्रेंड बहुत ध्यान से समझते हैं अपने रूल नंबर 5 को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर से जुड़ा हुआ कोई सजीव है, ठीक, तो फॉर को हटा देते हैं और उस सजीव को दैट के बाद सब्जेक्ट बना देते हैं। एडजेक्टिव के बाद फॉर से जुड़ा हुआ कोई सजीव है तो पहली बात तो हमें एडजेक्टिव खोजना चाहिए कि एडजेक्टिव होता कहाँ है। तो आपको पता होगा एडजेक्टिव होता कहाँ है, टू के बाद में, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर? तो रूल हमारा क्या कह रहा है कि यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर से जुड़ा हुआ, देखिए फॉर, ठीक, फॉर से जुड़ा हुआ कोई सजीव है, तो सजीव क्या है, यू, यहाँ पर मी सजीव है, तो फॉर को हटा देते हैं, यानी ये जो फॉर है इसे हटा देंगे और उस सजीव को दैट के बाद सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दैट के बाद वाली क्लास में। अब आइए करते हैं इसे ट्रांसफॉर्म। देखिए हमारा सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल में, इसे हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो दिस रिवर इज टू डीप, यानी यह नदी अत्यधिक गहरी है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू स्विम अक्रॉस इट इजिली, टू स्विम यानी तैरने के लिए, अक्रॉस इट इजिली यानी इसके उस पार, ठीक, आसानी से तैरने के लिए। अब यहाँ पर दिस रिवर हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, टू हमारा एडवर्ब हुआ, डीप हमारा एडजेक्टिव हुआ, फॉर प्रीपोजिशन हुआ, यू जिसे हम सब्जेक्ट बना देंगे अभी, ठीक है, और टू स्विम हमारा इन्फिनिटिव है। आइए करते हैं इसे ट्रांसफॉर्म। देखिए दिस रिवर इज, टू को हटाया भैया, यहाँ पर क्या लिखा, सो, यहाँ पर हम लिखेंगे अपने एडजेक्टिव को डीप, यानी दिस रिवर इज सो डीप। फॉर को हटाएंगे, यहाँ पर दैट लगाया, फॉर को हटाया, और यू जो हमारा यही हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो दैट यू। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते थे, कैन नॉट, कुड नॉट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट। कैन नॉट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इज है इसलिए कैन लगा हमारा, ठीक, अगर वाज होता तो हमारा कुड लग जाता, यानी यू कैन नॉट। अब स्विम अक्रॉस इट इजीली, पूरा छाप दीजिए इधर, स्विम अक्रॉस इट इजीली। अब इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए दिस रिवर इज सो डीप, यह नदी इतनी गहरी है कि यू कैन नॉट स्विम अक्रॉस इट, कि तुम नहीं तैर सकते हो उस पार तक, ठीक है, इजीली यानी आसानी से। तो डिफरेंस ये था हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। द पोएम इज टू डिफिकल्ट, यानी जो कविता है अत्यधिक कठिन है, फॉर मी यानी मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड, कविता मेरे समझने के लिए अत्यधिक कठिन है। अब देखते हैं यहाँ पर द पोएम इज, टू को हटाएंगे, यहाँ पर सो लिखा, उसके बाद में डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव है, सो के बाद हम डिफिकल्ट को लिखते हैं। फॉर को हटा देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे दैट, और ये जो मी है इसी को हम बना देंगे दैट के बाद सब्जेक्ट। तो मी कहीं सब्जेक्ट आता है नहीं, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट। नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने टू को हटाया है, तो आई कैन नॉट
अंडरस्टैंड, यहाँ से भी टू को हटा देंगे, अंडरस्टैंड। यानी द पोयम इज सो डिफिकल्ट, कविता इतनी कठिन है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता हूँ। अगर ध्यान दीजिए भैया, अगर यहाँ पर वाज हो जाए तो हम यहाँ पर कुड नॉट कर देंगे, क्योंकि अगर हमारा ये पास्ट में होगा तब इधर वाला भी हमारा पास्ट में होगा, तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टू को हटाते हैं, यहाँ भी टू को हटाते हैं, लेकिन ये डबल वो टू हमारा एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है अत्यधिक, लेकिन यहाँ जो टू है ये हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव रहता है। तो ऐसा मत करिएगा कि ये दोनों टू सेम ही है, ये अलग है, ये अलग है, राइट। आइए समझ लेते हैं अपने रूल 6 को बहुत ही डिटेल। 6 रूल को यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, यदि वाक्य में इन्फिनेटिव के पहले नॉट है, अभी तक यहाँ पर इन्फिनेटिव के पहले नॉट नहीं होता था, ठीक है, लेकिन इन्फिनेटिव के पहले नॉट क्या हो देखिए, ठीक। तो दैट के बाद वाला जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें वर्ब से नॉट हट जाता है। कैसे हट जाता है यहाँ पर देखते हैं। सी इज टू क्लीवर, वो अत्यधिक चालाक है, नॉट टू सी, ठीक है, ना देखने के लिए, थ्रो योर ट्रिक, तुम्हारे ट्रिक के जरिए ना देखने के लिए अत्यधिक चालाक है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, यानी सी इज, टू को हटाएंगे, सो लिखेंगे, ठीक, क्लीवर, यानी सी इज सो क्लीवर। अब यहाँ पर देखिए क्लीवर, नॉट को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम दैट। अब दैट के इस बार यहाँ पर देखिए सी है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा सी होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सी थ्रो योर ट्रिक, तो सी कैन नॉट का प्रयोग करते थे ना, लेकिन कैन नॉट का प्रयोग अब नहीं करेंगे हम, यानी सी कैन सी थ्रो योर ट्रिक्स। क्या हुआ हमारा, सी इज सो क्लीवर, वह इतनी चालाक है कि सी कैन सी, यानी वह देख सकती है, थ्रो योर ट्रिक्स, तुम्हारे ट्रिक्स के जरिए देख सकती है। तो डिफरेंट, अगर इन्फिनेटिव से पहले नॉट है तो हम दैट के इस पार्ट में जो नॉट का प्रयोग करते थे, कैन नॉट, कुड नॉट, उसको नहीं करेंगे, यानी कैन का प्रयोग तो करेंगे लेकिन नॉट हटा देंगे। क्लियर। आइए समझते हैं रूल नंबर 7 को। मतलब फ्रेंड्स रूल नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट रूल। यहाँ पर समझते हैं भैया, यदि एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ही नहीं है, अभी आप देखते थे एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव होता था आपका, लेकिन जब एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ही नहीं है, देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव ही नहीं है, तब टू के स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिबली ये लिखते हैं, या फिर टू को हटाकर एडजेक्टिव के बाद हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। आइए करते हैं सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पर ही इज टू लेट, तो ही इज, टू को हटाएंगे, उसके स्थान पर हम ओवर लिख सकते हैं, यानी ओवर लेट, या फिर हम लिख सकते हैं ही इज एक्सट्रीमली लेट, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं ही इज, ठीक है, ही इज एक्सेस वेरी लेट। अब इन सभी का मीनिंग क्या हुआ, पहले देखिए, ही इज टू लेट, वह अत्यधिक लेट है। इसे हम बना सकते हैं ही इज ओवर लेट, यानी वह ज्यादा लेट है। ही इज एक्सट्रीमली लेट, यानी वह बहुत ज्यादा लेट है। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस तरह भी बना सकते हैं ही इज एक्सेसिवली लेट, यानी वह अधिकता से लेट है, यानी वह अधिक लेट है। तो हमारे फ्रेंड्स, ओवर मतलब ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली मतलब अधिकता से लेट है, ठीक है। तो यहाँ पर टू के स्थान पर हमने लिखा। अब अगर हम टू को हटा ही देते हैं, तो अगर हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है तो हम लिखते हैं ही इज लेट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो सेकंड सेंटेंस हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए यहाँ पर, द वेदर वॉज टू हॉट, ये मौसम अत्यधिक गर्म था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द वेदर वॉज, टू को देंगे हटा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे हॉट। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। देखिए यहाँ पर द वेदर वॉज हॉट, यानी मौसम गर्म था, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी उचित सीमा से बाहर, यानी उचित सीमा से अधिक गर्म था।
क्या, मौसम। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो हम टू के स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिबली लिखकर फिर हमें एडजेक्टिव लिखना है। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव पहले लिखते हैं तो हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं, और एक दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बस 3 ही 4 तरीका आप जानिए, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, ये आज की क्लास का लास्ट रूल था, रूल नंबर 7। इसमें हमने क्या देखा कि यदि एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव भी नहीं आता है तब टू के स्थान पर हम ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिबली का प्रयोग कर सकते हैं। ओवर मतलब ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेसिबली मतलब अधिकता से होता है, ठीक है। या फिर टू को हटा देंगे और एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा जाता है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब उचित सीमा से अधिक। तो डिफरेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई तो अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो दोबारा देख लीजिए। डिफरेंट बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कोई बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा और ना ही इन फ्यूचर आपको बचेगा किसी भी क्लास में। हमारे फ्रेंड्स, सीरीज बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसफॉर्म करिए और होमवर्क करके आप लोग बैच में या अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट पर सेंड कर दीजिएगा ताकि इसे चेक किया जा सके। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको क्लास अच्छे से समझ में आई, एक बार कमेंट करिए तुरंत। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत जल्दी से आगे की क्लासेस को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।